बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने रेप्टाइल वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्पोर्ट एंड द मूवमेंट ऑफ रेप्टाइल। सबसे पहले हम बात करते हैं रेप्टाइल के स्केलेटन की। अब जो रेप्टाइल का स्केलेटन है, ये कहा जाता है कि इसका इनहेरिटेड कौन है, तो इसका इनहेरिटेड जो है वो एंशियंट एम्फीबियंस को माना जाता है। यानी कि जो रेप्टाइल का स्केलेटन हम देखते हैं, ये कहा जाता है कि ये विरासत में मिला है एंशियंट एम्फीबियन से। जो स्केलेटन है रेप्टाइल्स का, इसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन शो होती हैं। रेप्टाइल का जो स्केलेटन है वो हाईली ओसिफाइड होता है, यानी कि हार्ड बोन्स हैं, हाईली ओसिफाइड, सख्त होता है बेसिकली इसका स्केलेटन। अब इसकी इस ओसिफाइड की वजह से हम कहते हैं कि इट प्रोवाइड्स ग्रेटर सपोर्ट। अब इसका स्कल किस तरह से है? इसका जो स्कल है वो लॉन्गर होता है दैन डैट ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस की निस्बत इसका स्कल जो है वो लॉन्ग होता है। इसमें सेकेंडरी पैलेट पाई जाती है। सेकेंडरी पैलेट का क्या काम होता है कि इट पार्शली सेपरेट द नेज़ल पैसेज फ्रॉम द माउथ कैविटी। यानी कि इसका काम क्या होता है कि ये नेज़ल पैसेज को माउथ कैविटी से सेपरेट रखती है। जो पैलेट है ये फर्स्ट एवॉल्व हुई थी आर्कोसोर्स में। आर्कोसोर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अगर बात की जाए ग्रुप्स की, तो इसमें दो ग्रुप्स होते हैं, जिसमें लिविंग की भी हम बात करते हैं और एक्सटिंक्ट की बात करते हैं। अगर इसमें लिविंग की बात करें तो जैसे क्रोकोडाइल्स आते हैं, बर्ड्स वगैरह आते हैं, तो ये इसके लिविंग मेंबर्स हैं। अगर एक्सटिंक्ट की बात करते हैं तो डायनासोर्स वगैरह जो हैं, जो नॉन फ्लाइंग बर्ड्स थे, जो नॉन एवियन डायनासोर्स थे, वो अब ख़त्म हो चुके हैं। तो ये सब आर्कोसोर्स में आते हैं। अब इसमें एक और अडेप्टेशन भी है कि जब ये जो है खुराक वगैरह खा रहे होते हैं या पानी पी रहे होते हैं, तो उस टाइम भी जो है ये सांस ले रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इनमें एक अडेप्टेशन है कि जब ये इनका माउथ जो है फुल ऑफ वाटर हो, या फिर जब ये कोई भी खुराक खा रहे होते हैं तो उस टाइम भी ये सांस ले रहे होते हैं। तो ये सारी जो अडेप्टेशंस हैं ये तमाम रेप्टाइल्स में पाई जाती हैं। ठीक है, यानी कि हम सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहे कि आर्कोसोर में पाई जाएंगी, बाकी तमाम जो रेप्टाइल्स हैं उनमें भी ये अडेप्टेशंस पाई जाएंगी। इसकी अगर स्नाउट की बात की जाए तो इनमें लॉन्गर स्नाउट होती है, जिसकी वजह से इनमें सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। अब ऑल्फैक्शन किसे कहा जाता है? यानी कि सूंघने की सलाहियत। सेंस ऑफ स्मेल को कहा जाता है सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन। अब ये आपको सेकेंडरी पैलेट का एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखें, ये सेकेंडरी पैलेट मेंशन है, ये हार्ड होती है। ठीक है, ये इसकी यहाँ पे आप लोग देखें, ये नेज़ल पैसेज है और ये इसकी माउथ पैसेज है। तो दरमियान में ये जो है ना, बेसिकली ये क्या है, ये सेकेंडरी पैलेट है। इस सेकेंडरी पैलेट ने इसके इस नेज़ल पैसेज को और इसके इस माउथ पैसेज को सेपरेट करके रखा हुआ है। इसके ऊपर देखें, यहाँ पे ये जो है ये क्रेनियल कैविटी है, जिसमें हम लोग ब्रेन को डिस्कस करते हैं। तो ये सेकेंडरी पैलेट का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हमने बात करनी है वर्टिब्राई की। अब रेप्टाइल्स की हम बात करें तो रेप्टाइल्स हैव मोर सर्विकल वर्टिब्राई देन एम्फीबियंस। तो रेप्टाइल्स में सर्विकल वर्टिब्राई जो हैं वो ज़्यादा होते हैं एम्फीबियंस की निस्बत। सर्विकल वर्टिब्राई अगर टोटल भी बात की जाए तो टोटल 7 होते हैं। और ये सर्विकल वर्टिब्राई होती क्या है? तो ये वर्टिब्राई ऑफ नेक बिलो द स्कल, यानी कि हम देखते हैं कि जो हमारी गर्दन है, इसमें जो वर्टिब्राई पाया जाता है वो सर्विकल वर्टिब्राई है। ह्यूमंस में भी ऐसे ही है और एनिमल्स में भी ऐसे ही होता है कि इसके स्कल के नीचे जो वर्टिब्राई है, बेसिकली वो क्या कहलाता है? वो सर्विकल वर्टिब्राई कहलाता है। वर्टिब्राई ऑफ नेक बिलो द स्कल इज़ नोन एज द सर्विकल वर्टिब्राई। अब इसके सर्विकल वर्टिब्राई की जो फर्स्ट 2 वर्टिब्राई हैं उनको कहा जाता है एटलास एंड एक्सिस। यानी कि इसकी जो सर्विकल वर्टिब्राई है, इसकी जो पहली 2 वर्टिब्राई हैं उनको कहा जाता है एटलास एंड एक्सिस कहा जाता है। अभी इसका फंक्शन क्या है एटलास और एक्सिस का, कि ये ग्रेटर फ्रीडम और मूवमेंट करती हैं। यानी कि हमारा जो ये सर हिलता है, जिस तरह हमारा सर हिलता है, या अगर हम एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल में भी वो अपने सर को हिलाते हैं। तो वो किसकी वजह से हिलाते हैं? इन सर्विकल वर्टिब्रास की वजह से हिलाते हैं, जिसको एटलास और एक्सिस बोल रहे हैं। तो इसकी वजह से इनको इतनी आज़ादी होती है कि अपने सर को जो है वो हिला सकें, ठीक है, मूव करवा सकें। एन एटलास आर्टिकुलेट्स विद अ सिंगल कोंडाइल ऑन दी स्कल। अब बेसिकली कोंडाइल क्या है? अब इसमें जो रेप्टाइल्स की अगर हम बात करते हैं तो रेप्टाइल में एक सिंगल कोंडाइल पाई जाती है, जबकि मैमल्स की बात करें तो उसमें 2 कोंडाइल्स होती हैं। जो कोंडाइल है जो इसमें पाई जाती है वो ऑक्सीपिटल कोंडाइल होती है। ठीक है, ऑक्सीपिटल कोंडाइल ये एक राउंडेड नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कहाँ पर पाया जाता है? जो स्कल की बेस है ना, वहाँ पर ये कोंडाइल पाया जाता है बेसिकली।
तो आप इसको जस्ट ऐसे ही याद रख लें कि जो एन एटलस आर्टिकुलेट्स विद अ सिंगल कोंडाइल ऑन दी स्कल, के जो स्कल है उसमें एक सिंगल कोंडाइल पाई जाती है, एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है। नॉब लाइक स्ट्रक्चर कहा जाता है जो थोड़ा सा उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उभरी हुई कोई भी चीज़ जो होती है, एक आप कह लेंगे इस तरह से करके, जो एक कोई भी बोन है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कोई भी स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ उभरा हुआ जो स्ट्रक्चर है नहीं, बेसिकली नॉब लाइक स्ट्रक्चर है जो कंडाइल कहलाता है, जो ऑक्सीपिटल कंडाइल है, जो कहाँ पर मौजूद है, बेस ऑफ द स्कल पे मौजूद है, और जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये जो सर है उसको नोडिंग करते हैं, ठीक है। नोडिंग करने में हेल्प करते हैं। नोडिंग किसे कहा जाता है, सर हिलाने को, ठीक है। उसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि इसकी जो नेक है वो भी फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। इसकी जो नेक है उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी रिब्स के बारे में। अब जो रिब्स हैं रेप्टाइल्स की, वो हाईली मॉडिफाइड होती हैं। इनकी जो रिब्स हैं स्नेक्स की, इनका कनेक्शन होता है, जो इनकी बैली पे स्केल्स पाए जाते हैं, रिब्स का उन लार्ज बैली स्केल्स के साथ कनेक्शन होता है, और इस कनेक्शन की वजह से ये इनको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। अगर बात की जाए कोबरास की सर्विकल वर्टिब्राई की, तो उनमें कुछ ख़ास किस्म की रिब्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि कोबरास की जो सर्विकल वर्टिब्राई है उनमें एक स्पेशल रिब पाई जाती है। और अक्सर आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो कोबरास है वो अपना जो फ्लेयर है उसको फैला लेना है। फ्लेयर बेसिकली कहा जाता है फैला लेना, यानी कि क्या होता है कि जब इनको गुस्सा आता है, जब ये अग्रेसिव होते हैं, तो उस टाइम क्या करते हैं कि अपने माउथ का जो हिस्सा है उससे बहुत ज़्यादा फुला लेते हैं, ठीक है। तो वो किस वजह से फुलाते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक स्पेशल रिब पाई जाती है कि जब उनको अग्रेसिव आता है तो अपने एग्रेशन को शो करने के लिए उसको जो है वो फैला लेते हैं। अब आगे हमने बात करनी है पेल्विक गर्डल की। अब इसका जो पेल्विक गर्डल है वो अटैच होता है वर्टिब्रल कॉलम के साथ बाय 2 or more सैक्रल वर्टिब्राई। अब बेसिकली पेल्विक गर्डल जो है ये क्या होता है, पेल्विक गर्डल को बोनी पेल्विस भी कहा जाता है, ठीक है। ये इसका स्पाइंस के साथ लूज कनेक्शन होता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं सैक्रल वर्टिब्राई की, तो ये सैक्रल स्पाइन होती है। बेसिकली 5 सैक्रल बोन्स पाई जाती हैं, और ये 5 सैक्रल बोन्स मिल के जो है वो सैक्रम बना रही होती हैं। और ये एक शील्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह एक शील्ड शेप्ड होती है उसी तरह का एक शील्ड बोनी लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये जस्ट मैंने वैसे ही आपको बताया है कि पेल्विक और सैक्रल वर्टिब्राई जो है ये क्या होते हैं। आगे हमने बात करनी है ऑटोटोमी की। अब व्हाट इज़ द ऑटोटोमी। अब कहा जाता है कि जैसे हम देखते हैं कि लिजर्ड की हम बात करें, किसी भी स्नेक की बात करते हैं, तो उनमें कॉर्डल वर्टिब्रास जो हैं वो पाई जाती हैं। अब कॉर्डल वर्टिब्राई किसे कहा जाता है, व्हाट इज़ द कॉर्डल वर्टिब्रा, तो बोन्स डैट मेकअप टेल्स ऑफ वर्टिब्रास, यानी कि जो टेल के अंदर वर्टिब्रा पाया जाता है वो क्या कहलाता है, वो कॉर्डल वर्टिब्रा कहलाता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली कॉर्डल वर्टिब्रा क्या है कि जो बोन्स जो टेल्स बना रही होती हैं वर्टिब्रेट्स की, डैट इज़ द कॉर्डल वर्टिब्रा। अब ऑटोटोमी क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि कभी आप लिजर्ड को पकड़ते हैं तो उसकी जो टेल है, अगर आप टेल से पकड़ें तो उसकी समटाइम टेल जो है वो टूट जाती है, यानी कि उसका जो कॉर्डल वर्टिब्राई है ना वो टूट जाता है। अगर कोई भी प्रीडेटर आता है और प्रीडेटर कोई भी लिजर्ड को पकड़ता है, तो वो अगर उसकी टेल से पकड़ता है, उसको खींचता है, तो जो है उसकी टेल वहाँ से उतर जाती है। तो ये जो लॉस ऑफ टेल है ये क्या कहलाती है, ये ऑटोटोमी कहलाती है, ठीक है। यानी कि लॉस ऑफ टेल इज़ कॉल्ड ऑटोटोमी। तो इस ऑटोटोमी की वजह से भी ये होता है कि प्रीडेटर जो है जब देखता है कि उसकी जो टेल है वो टूट गई है और वो टेल है उसकी वो काफ़ी देर तक हिलती रहती है, तो प्रीडेटर वहाँ से भाग जाता है, ठीक है। और कुछ अरसे के बाद जो है ये लिजर्ड अपनी टेल को दोबारा से रीजनरेट भी कर सकती है। नेक्स्ट अब हमने बात करनी है लोकोमोशन की। अब रेप्टाइल्स में 3 टाइप्स ऑफ लोकोमोशन है। पहले यहाँ पे बताई हुई है, फर्स्ट टाइप इसकी क्या है कि जो लोकोमोशन प्रीमिटिव रेप्टाइल्स में देखी गई थी वो बिल्कुल किस तरह की थी, जैसे कि स्लैमेंडर्स में, ठीक है। लोकोमोशन इन प्रीमिटिव रेप्टाइल्स इज सिमिलर टू दी स्लैमेंडर। तो जो प्रीमिटिव रेप्टाइल, जो पुराने रेप्टाइल्स से, उनकी लोकोमोशन बिल्कुल स्लैमेंडर्स की तरह ही थी। जैसे आप लोग कोई भी लिजर्ड वगैरह को चलते हुए देखते हो, वो क्या करती हैं कि वो अपने अपेंडेजेस को, ठीक है, जो इनके लिम्स हैं उनको इस्तेमाल करती हैं और फिर वो आगे की तरफ अपनी बॉडी को मूव करवाती हैं, ठीक है। तो इनके जो अपेंडेजेस हैं वो एक्सटेंड हुए होते हैं लेटरली एंड मूव इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि एक्सटेंड हुए होते हैं लेटरली और फिर इसकी बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो बेसिकली मूव कर रही होती है। तो इस तरह से जो प्रिमिटिव रेप्टाइल है वो अपनी मूवमेंट को शो करवाते थे।
अब सेकंड पॉइंट क्या है कि लिम्स ऑफ अदर रेप्टाइल्स आर इलोंगेटेड एंड स्लेंडर, यानी कि हम देखते हैं कि कुछ रेप्टाइल्स की अगर हम बात करते हैं तो वो इलोंगेट हैं और बहुत ज़्यादा बारीक हैं उनके लिम्स, ठीक है। कुछ तो ऐसे हैं कि वो बिल्कुल उनकी बॉडी के साथ ही क्लोज हैं, वो बाहर की तरफ निकले नहीं हुए, ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि ये अपनी नी को और जो एल्बो जॉइंट्स हैं उनको पोस्टीरियरली जो है वो रोटेट करवाते हैं। जब वो पोस्टीरियरली अपने नी और एल्बो जॉइंट्स को रोटेट करवाते हैं तो क्या होगा कि इनकी जो बॉडी है वो ग्राउंड से थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करेगी और फिर इनकी जो लेग्स हैं वो भी इनको सपोर्ट करती हैं, और जब लेग्स इनको सपोर्ट करती हैं तो इनकी बॉडी जो है वो वर्टिकली जो है वो मूव करना शुरू कर देती है। इस तरह से जो है ये, जिस तरह आप जो पहले हमने लोकोमोशन पढ़ी, आप किसी भी लिजर्ड को मूव करते हुए देखें आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से वो मूव करवाती हैं, ठीक है। और बिल्कुल ये भी जो सेकंड हमने पढ़ा है कि वो भी वर्टिकली आगे की तरफ किस तरह मूव करते हैं, ठीक है। उनमें इनके नी है और जो एल्बो जॉइंट्स है वो भी इनको सपोर्ट करते हैं। अब तीसरी इसमें बात बताई हुई है बाईपेडलिज्म के बारे में। अब जो प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल्स देखे गए देवर बाईपेडल। अब बाईपेडल हम किसको कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। बाईपेडल का मतलब होता है कि यूजिंग 2 लेग्स फॉर वॉकिंग, चलने के लिए 2 टांगों का इस्तेमाल करना बाईपेडल कहलाता है, ठीक है। द वॉकिंग ऑन दी हाइंड लिम्स इज कॉल्ड बाईपेडलिज्म। अब वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी हाइंड लिम्स को इस्तेमाल करते थे वॉक करने के लिए वो क्या कहलाते हैं, वो बाईपेडलिज्म कहलाते हैं। इनका जो पेल्विस है वो बहुत नैरो है, ठीक है। ये जो पेल्विस है बेसिकली ये क्या है कि एरिया ऑफ बॉडी बिलो द एब्डोमेन, ठीक है। यानी कि पेट के नीचे वाला जो हिस्सा है वो क्या होता है, वो पेल्विस कहलाता है। इनकी अगर हम बात करें टेल की, तो इनकी टेल जो है वो हैवी होती है, आउट स्ट्रेच्ड होती है, जो बैलेंस रखती है, इनको तवाज़न बरकरार रखने में मदद करती है। यानी कि आप कोई भी आप देखो रेप्टाइल तो उसकी टेल बहुत लंबी होती है और हैवी भी होती है, ठीक है। जो पहले बाईपेडल देखे गए थे उनकी टेल बहुत हैवी और लंबी देखी गई थी जो इनको बैलेंस प्रोवाइड करती थी। अभी अगर हम देखें किसी भी लिविंग रेप्टाइल को तो उनकी टेल भी आपको लंबी और आउटस्ट्रेच नज़र आती है, ठीक है। अब ये जो बाईपेडल लोकोमोशन है इसकी वजह से क्या हुआ कि इसने जो हाइंड लिम्स थे उनको चलने के लिए इस्तेमाल कर लिया, जो बाकी इसके 2 फ्रंट अपेंडेजेस थे उनको इसने फ्रीड का मतलब होता है फ्री, आज़ाद छोड़ देना, ठीक है। अब वो जो आगे वाले थे अपेंडेजेस वो किस लिए इस्तेमाल होते थे, कोई भी प्रे को कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल करते थे। जो पीछे वाले हाइंड लिम्स थे उनको चलने के लिए और जो आगे वाले थे उनको प्रे वगैरह को कैप्चर करने के लिए ये इस्तेमाल करते थे। अब नेक्स्ट यहाँ पे बताया हुआ है न्यूट्रिशन एंड दी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ दी रेप्टाइल्स। अब हमने बात करनी है कि किस तरह से खुराक खाते हैं या इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हमने बात करनी है टंग की। अब जो रेप्टाइल्स हैं मोस्टली दे आर कार्निवोर्स। कार्निवोर्स हम किसको कहते हैं, जो गोश्तखोर हैं, जो गोश्त वगैरह खाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर टर्टल्स की हम बात करते हैं तो टर्टल्स तकरीबन सारी चीज़ों को जो है वो खाते हैं। अगर कहा जाए टर्टल्स और क्रोकोडाइल्स की टंग के बारे में, तो इनकी जो टंग होती है ना वो नॉन प्रोट्रूसिबल होती है। नॉन प्रोट्रूसिबल का मतलब होता है जो बाहर ना आ सके। प्रोट्रूसिबल हम कहते हैं जो बाहर आ सके, और नॉन प्रोट्रूसिबल का मतलब होता है जो बाहर ना आ सके। तो टर्टल्स की और क्रोकोडिलियंस की जो टंग है वो बाहर नहीं आ सकती। और ये खुराक किस तरह से खाते हैं, इट हेल्प्स इन स्वेलोइंग, ठीक है। क्या होता है कि इसकी जो टंग है वो बाहर नहीं आ सकती, तो इसकी वजह से जो है इनको स्वेलोइंग में, कोई भी प्रे है उसको निगलने में जो है वो मदद मिलती है। उसके अलावा अगर लिजर्ड की बात की जाए या फिर ट्वाट्रा की बात की जाए तो इसकी जो टंग होती है वो स्टिकी होती है। स्टिकी टंग यानी कि चिपचिपी सी इनकी ज़ुबान होती है जिसको कोई भी प्रे को कैप्चर करने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कैमिलियंस की, तो कैमिलियंस की जो टंग है वो बहुत लंबी होती है। इसकी बॉडी लेंथ से भी समटाइम इसकी बॉडी लेंथ से भी ज़्यादा जो है वो लंबी इसकी टंग होती है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया हुआ है कि मॉडिफिकेशन इन स्नेक्स फॉर दी स्वेलविंग। अब हमने बात करनी है कि क्या क्या मॉडिफिकेशंस हैं जो स्नेक्स इस्तेमाल करते हैं। कोई भी फूड है उसको निगलने के लिए, कोई भी प्रे है उसको स्वेलोइंग करने के लिए, तो हमने वो बात करनी है। अब कहा जाता है कि जो स्कल है स्नेक का वो ग्रेटली मॉडिफाइड होता है फीडिंग के लिए। इसमें आप ना इसको स्टोरी की तरह याद कर सकते हैं कि मैं आपको जिस तरह बताऊँगी आप इस तरह इसको याद करें, कॉन्सेप्ट होगा तो आप इसको लिख सकेंगे।
अब हम देखते हैं कि जो बोन्स हैं स्कल की और जो जाज़ की बोन्स हैं दे आर लूजली अटैच्ड, यानी कि इसके स्कल की और इसके जा की जो बोन है ना वो लूजली अटैच्ड होती है, ठीक है। अब इसकी जो ये बोन है जो हमने कहा कि लूजली अटैच्ड होती है, इसकी वजह से इसको प्रे को इंजेस्ट करने में जो है वो काफ़ी मदद मिलती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो ये स्नेक है अपने हेड के साइज़ से भी बड़ा जो प्रे है उसको ये निगल सकता है, क्योंकि इसकी जो बोन्स है वो लूजली अटैच्ड होती हैं। और दूसरा यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो इसकी अपर जा में बोन्स होती हैं वो मूवेबल होती हैं, ठीक है। जो इसकी अपर जा में बोन्स हैं वो इसके स्कल में मूवेबल होती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो इसकी अपर और लोअर जा की हाफ बोन्स हैं वो भी आपस में लूजली अटैच्ड होती हैं, ठीक है। और ये दोनों आप देखें अपर जा या लोअर जा की जो बोन्स हैं वो हाफ हाफ जो हैं वो मूव कर सकती हैं, इसमें इतनी सलाहियत होती है। अब इनका जो अपर और लोअर जा है वो इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं, ठीक है, और ऑपोजिट साइड पे भी मूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि opposite side of the upper and the lower jaw are moved forward and retracted alternately after the capturing of the prey। बेसिकली क्या है कि इसका जो अपर और जो लोअर जा है वो अपोजिट साइड पे मूव करते हैं, ठीक है, फॉरवर्डली मूव करते हैं और फिर अपने कोई भी प्रे वगैरह है उसको ये कैप्चर करते हैं, ठीक है। इसके जो टीथ हैं वो पोस्टीरियरली पॉइंटेड होते हैं। पोस्टीरियरली पॉइंटेड का मतलब है कि इस तरह से आगे की तरफ से जो है ये पॉइंटेड होते हैं, निकले हुए होते हैं, ठीक है, बिल्कुल बारीक से होते हैं। और इन टीथ की वजह से कोई भी प्रे जो है कोई भी शिकार है वो बच के नहीं जा सकता, ठीक है। और ये क्या करते हैं अपनी फूड को आगे मूव करते हैं एजोफेगस में। अब इनमें एक ग्लॉटिस पाया जाता है। जो ग्लॉटिस है उनमें बहुत मच फॉरवर्ड कह लें या एफिशिएंट कह लें कि जब ये कोई भी प्रे को निगल रहे होते हैं तो उस टाइम भी ऐसा नहीं होता कि इनका सांस बंद हो जाए, उस टाइम भी जो है ये ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ग्लॉटिस हम किसको कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि ग्लॉटिस जो रेप्टाइल्स हैं इनकी जो टंग है उसमें एक स्मॉल ओपनिंग पाई जाती है जो क्या कहलाती है, ग्लॉटिस कहलाई जाती है, ठीक है। मैमल्स में ऐसा नहीं होता। तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ व्हाट इज़ द ग्लॉटिस। तो स्मॉल ओपनिंग जस्ट बिहाइंड द टंग विच ओपन्स इनटू ट्रैकिया आर वाइड पाइप वेंट पाइप इज़ नोन एज द ग्लॉटिस, ठीक है। एक स्मॉल ओपनिंग है जस्ट बिहाइंड द टंग जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम ग्लॉटिस कहते हैं। अच्छा, ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है ये वाली, ये बेसिकली वाइपर की है, ठीक है। स्कल ऑफ वाइपर जो है ये दिखाया हुआ है। अब ये यहाँ पे फैंग है और ये इसका मैक्सिलरी बोन है। मैक्सिलरी बोन और फैंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये इसका जो है ये वाला इसका अपर जा है और ये वाला इसका लोअर जा है। अब जो अपर जा है ना वो क्या है, वो उसमें मैक्सिलरी बोन होती है। जो लोअर जा है उसके लिए एक और लफ्ज़ है प्लेटेन और पटेरिगॉइड, ठीक है, प्लेटाइन या फिर आप इसको पटेरिगॉइड भी कह सकते हैं। और जो फैंग है ये एक लॉन्ग शार्प टीथ जो है वो फैंग कहलाता है। अब नेक्स्ट हमने बात करनी है बाइटिंग अपरेटस एंड बाइटिंग मैकेनिज़्म की कि किस तरह से जो स्नेक्स हैं वो बाइटिंग करते हैं या इनका मैकेनिज़्म क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया हुआ है वाइपर्स के बारे में। तो वाइपर्स क्या है कि वाइपर्स पोजेसेस होलो फैंग्स, ठीक है। जो वाइपर्स हैं उनके पास जो है वो होलो फैंग्स होते हैं। ये जो फैंग्स है कहाँ पर पाए जाते हैं, मैक्सिलरी बोन्स पे पाए जाते हैं। मैक्सिलरी बोन्स हमने कहा है कि जो इंटीरियर मार्जिन ऑफ द अपर जा, जो इसका ऊपर वाला जा है वहाँ पे मैक्सिलरी बोन पाई जाती है जहाँ पर फैंग्स पाए जाते हैं। और ये जो फैंग्स हैं ये किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, वीनम ग्लैंड के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि जब कोई भी शिकार जो है ये करते हैं तो क्या करेंगे कि जो वीनम ग्लैंड है वहाँ से पॉइज़न जो है वो इनके फैंग के ज़रिए उस जो शिकार है वहाँ उसमें इंजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि जो मैक्सिलरी बोन है वाइपर्स की दे आर हिंज्ड, इट कैन मूव बैकवर्ड, यानी कि इनकी जो मैक्सिलरी बोन है इसमें इतनी सलाहियत होती है कि वो अंदर की तरफ जो है वो बैकवर्ड मूव कर सकें, ठीक है। अब जब स्नेक अपना मुंह जो है वो बंद करते हैं तो क्या होता है कि जो इसके फैंग्स होते हैं ना वो फोल्ड हो जाते हैं अंदर की तरफ, यानी कि जैसे ही स्नेक ने अपना मुंह बंद किया तो इसके जो अपर जाम में जो फैंग्स मौजूद थे वो अंदर की तरफ जो है वो फोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। अंदर की तरफ आप समझिए जिस तरह एक पॉकेट है इनके मैक्सिलरी बोन में, वो उस जो पॉकेट है उसके अंदर मुँह बंद होते ही उसके अंदर जो है उन्होंने घुस जाना होता है, ठीक है।
जैसे ही ये मुंह दोबारा से ओपन करते हैं तो ये जो मैक्सिलरी बोन है वो रोटेट होती है और वो इन फैंग्स को बाहर की तरफ जो है वो मूव करवा देती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, ये बाइटिंग अपरेटस इन स्नेक्स है, ये ओवरऑल हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये आप लोग देखें, ये वीनम डक्ट पाए जाते हैं, ये वीनम ग्लैंड है जहाँ से जो वीनम है, जो पॉइजन है वो आगे फैंग्स तक जाता है। ये पिट ऑर्गन है, डेट इज़ इन नॉस्ट्रिल, और ये आपको फैंग्स नज़र आ रहे हैं। और ये यहाँ पे इसका ये जो हिस्सा है ना, ये डिस्चार्ज ऑरिफिस कहलाता है, यानी कि कोई भी पॉइजन है उसको आगे किसी भी शिकार में, किसी भी प्रे में इंजेक्ट करते हैं इन डिस्चार्ज ऑरिफिस की मदद से। और ये जो है ये ग्लॉटिस है, एक जो हमने कहा है कि बिहाइंड द टंग एक स्मॉल ओपनिंग होती है जो क्या कहलाती है, ग्लॉटिस कहलाती है। अब आगे हमने बात करनी है सेकंड पे रियर फैंग स्नेक की। अब जो रियर फैंग स्नेक है, इनके टीथ में एक ग्रूव होता है, ग्रूव यानी कि एक डिप्रेशन है, ठीक है। यानी कि इस तरह से हम कहते हैं कि एक टीथ है, इस तरह से दरमियान में ये वाली जो स्पेस आ जाती है ना, ये कहलाती है ग्रूव, कोई भी डिप्रेशन आप कह लें। अब क्या होता है कि जब कोई भी प्रे ये निगलते हैं, स्वेलिंग करते हैं, तो जो वीनम है ना वो इन ग्रूव से पास होता है और फिर आगे उस प्रे तक पहुंच जाता है, ठीक है। यूजुअली ये जो रियर फैंग्ड स्नेक होते हैं ना, ये बाइट नहीं करते, ठीक है। सो ये इंसानों के लिए हार्मलेस होते हैं, लेकिन इसकी एक स्पीशी है जो है अफ्रीकन बोम स्लैंग, ठीक है, जो काफ़ी ख़तरनाक होती है, काफ़ी पॉइजनस होती है। तो ये अफ्रीका में ये स्नेक्स पाए जाते हैं, जो बेसिकली ट्री स्नेक्स भी कहलाते हैं और काफ़ी कलरफुल होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं ये स्नेक्स। नेक्स्ट हमने बात करनी है कोरल स्नेक, सी स्नेक और कोबरा की। अब जो कोरल स्नेक, सी स्नेक और कोबरास के जो फैंग्स होते हैं ना, वो अपर जा के साथ अटैच्ड होते हैं और ये बिल्कुल जैसे इनका मुंह खुला होता है, बहुत इरेक्ट पोजीशन, बिल्कुल सीधे होते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे ही ये कोबराज जो है अपना माउथ जो है ओपन करते हैं तो बिल्कुल इरेक्ट पोजीशन में जो है ये पाए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि जब इन्होंने मुंह अपना बंद करना होता है, बिल्कुल जैसे हमने वाइपर में पढ़ा था, इसी तरह इसमें भी ये बात है कि जो फैंग्स लिट इनटू अ पॉकेट इन दी आउटर गम ऑफ द लोअर जा व्हेन द माउथ इज़ क्लोज्ड। अब उसमें हमने कहा था कि वो आउटर जा के अंदर ही जो है वो फोल्ड हो जाते हैं। अब इसमें ये बात बताई हुई है कि इसके एक पॉकेट है, ठीक है, इसके लोअर जा में जैसे ही माउथ इसका क्लोज होता है तो वो पॉकेट जो है वो उसके अंदर वो इसके जो फैंग्स हैं वो फिक्स्ड हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे बताया हुआ है कि जो मसल्स हैं वीनम ग्लैंड के वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब वीनम ग्लैंड के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो फैंग्स में से वीनम को इंजेक्ट करवाते हैं। सम कोबरा स्पिट वीनम एट देयर प्रे। अब कुछ कोबराज ऐसे होते हैं जो स्पिट करते हैं, स्पिट का मतलब होता है थूकना, यानी कि वो जहर को फेंकते हैं। सो जब इसकी वजह से जो है वो ब्लाइंडनेस हो सकती है, ब्लाइंडनेस यानी कि आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। अब व्हाट इज़ द वीनम, वीनम क्या है? वीनम ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड सलेवरी ग्लैंड्स, यानी कि ये जो थूक है सलेवरी ग्लैंड्स की हम बात करते हैं, ठीक है। ये जो स्लाइवा है ये हम कहते हैं कि सलेवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह ये इसकी एक मॉडिफाइड फॉर्म है जो वीनम ग्लैंड कहलाती है, जो वीनम को प्रोड्यूस करती है। अब जो वीनम है इसकी भी कुछ टाइप्स आप कह लें कि वीनम जो है स्नेक का, उसमें मिक्सचर होता है न्यूरोटॉक्सिन का और हेमोटॉक्सिन। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब न्यूरोटॉक्सिन और जो हीमोटॉक्सिन है बेसिकली ये केमिकल होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, ठीक है। न्यूरोटॉक्सिन और हीमोटॉक्सिन आर द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट आर पॉइजनस। अब सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूरोटॉक्सिन की। तो जो न्यूरोटॉक्सिन होते हैं वो नर्व सेंटर्स पे अटैक करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस जो है वो हो सकता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी पैरालिसिस में क्या होता है कि जो है कंप्लीट या फिर आपकी जो बहुत सवेयर जो है आपके मसल में वीकनेस होना शुरू हो जाती है। जो रेस्पिरेशन के मसल्स हैं उनमें सवेयर या कंप्लीट वीकनेस हो जाती है, तो उस टाइम जो है वो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होता है। यानी कि आप जो है वो इनफ जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको रिमूव नहीं कर पा रहे होते और जो आपको ऑक्सीजन चाहिए होती है वो आपको नहीं मिल पा रही होती, तो उस टाइम रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होता है। ये जो कोरल स्नेक्स, कोबराज और ये जो सी स्नेक्स होते हैं दे आर दी न्यूरोटॉक्सिन्स। नेक्स्ट है हीमोटॉक्सिन। अब जो हीमोटॉक्सिन है ना वो ब्लड सेल को ब्रेक करते हैं, ठीक है। इट अटैक्स ब्लड वेसल लाइनिंग, जो ब्लड वेसल की लाइनिंग्स होती हैं उनको ये अटैक करते हैं। और जो वाइपर्स हैं दे आर दी हीमोटॉक्सिन, ठीक है। तो इसकी अगर एग्जांपल की बात करें तो वाइपर्स जो हैं वो इसकी एग्जांपल में आते हैं।